पढ़ रहे थे, जिसमें से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सबसे पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे पहला है वो है वन। ये लोग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, साथ में मध्य अक्षांशीय वन होते हैं। उसके आगे आता है घास। घास का जो तंत्र होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी घास वाले मैदान में ही हम लोगों ने अपने लिए जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे खेती का विकास हो, इन सबको किया है। तो जितना महत्व पेड़ों का है या वन पारिस्थितिकी तंत्र का है, उतना ही महत्व कहीं ना कहीं घास तंत्र का भी है। और यहाँ पर जो वर्षा है वो थोड़ी कम होती है, 50 से 76 सेंटीमीटर। तो जहां पर पेड़ नहीं हो पाते, और पेड़ के लिए वर्षा की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां पर वर्षा हो तो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि पेड़ों को बढ़ावा दे सके, थोड़ी सी कम हो रही है उसकी कंपैरिजन, तो वहीं पर घास का विकास होता है। और घास बहुत जल्दी विकसित भी हो जाती है, और इसके विकास के जल्दी होने की वजह से बहुत सारे जो जीव हैं उनको अपना भोजन भी मिल जाता है, खासकर जो चरने वाले जीव हैं उनको कहीं ना कहीं खाद्यान्न मिलता है इस घास पारिस्थितिकी तंत्र से। और बाद में इंसानों ने इन घास को साफ करके यहाँ पर खेती का विकास करना स्टार्ट किया। तो हमारे देश के अंदर भी जो खेती के सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं पहले घास के मैदान थे। और घास का मैदान, जैसे हमने देखा कि बारिश कम होती है, इसका मतलब बारिश या तो पूर्वी तट से आएगी या पश्चिमी तट से। तो तट के आसपास आपको घास के मैदान नहीं मिलेंगे, घास के मैदान आपको केंद्र में। तो किसी भी महाद्वीप के बीच वाले क्षेत्र में ये घास वाले क्षेत्र मिलेंगे, किनारे पर नहीं मिलेंगे। भारत में ज्यादातर घास का मैदान जैसे गंगा एवं यमुना नदी के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है वहां पर दिखता है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा हरित क्रांति जो MS स्वामीनाथन ने लीड की, उसका विकास भी इसी क्षेत्र में हुआ है, जो हमारे खाद्यान्न की जरूरतों को पूरी करती है। भारत का सबसे ज्यादा विकसित कृषि क्षेत्र। और क्योंकि ये घास जल्दी बनती है, जल्दी खत्म हो जाती है, तो इसलिए मिट्टी में पोषक तत्व भी काफी प्रदान करती है। तो घास पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व काफी अच्छे होते हैं। और पोषक तत्व अच्छे होते हैं इसलिए मृदा भी, मिट्टी भी अच्छी होती है, और इसी कारण की वजह से वहां पर खाना उगाया जाता है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का विकास सबसे ज्यादा अफ्रीका के एक क्षेत्र जिसका नाम है सवाना, वहां पर सबसे ज्यादा हुआ है। सवाना एक घास का क्षेत्र है जिसे अफ्रीका में कहते हैं, इसलिए घास तंत्र को सवाना तंत्र भी कहते हैं।
तो कोई घास तंत्र पूछे या सवाना तंत्र पूछे तो उसका मतलब एक ही होता है। और पूरी पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें लगभग 20% या 1/5 पार्ट पर घास पाई जाती। अलग अलग देशों में इस घास को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई बार इन घास के मैदान के नाम पूछ लिए जाते हैं, मैच करा लिए जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका, जिसमें यूएसए है, कनाडा है, इस महाद्वीप में जो घास का मैदान है उसे प्रेरी के नाम से जाना जाता है। और जहां पर अब उस घास के मैदान वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती, साथ में यहाँ पर मक्का की खेती काफी ज्यादा होती है। और पशुपालन, जो दूध के लिए और साथ में मीट के लिए काफी ज्यादा इस प्रेरी वाले क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका में दिखाई देता है। यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, यूरोप और एशिया वाला, जिसमें रूस भी पड़ता है, कुछ यूरोप के देश हैं, उसमें घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। और यहाँ पर भी इन घास के मैदान को काट कर गेहूं, अच्छी क्वालिटी का गेहूं, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्दी है और गेहूं एक रबी की फसल है जिसको सर्दियां बहुत पसंद है। तो यहां पर भी इस क्षेत्र का यूज करके खेती का विकास हुआ है। वहीं दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, साथ में चिली, अर्जेंटीना, ये सारे देश आते हैं। वहां की घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। और जो काफी फेमस है कॉफी, साथ में ऑस्ट्रेलिया, जो भारत के पास ही एक कॉन्टिनेंट है और पहले दोनों एक ही प्लेट का हिस्सा हुआ करते थे, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ थे। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स, और यहाँ पर पशुपालन काफी बड़े लेवल पे किया जाता है। और यहाँ पर इन घासों को काटा नहीं गया है, घासों को उगने दिया जाता है और एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहां पर खुले मैदान में पशुओं को चरने के लिए भेज दिया जाता है। तो पशु ये पोषक तत्व वाली घास खाते हैं, तो उनका दुग्ध उत्पादन और साथ में मीट काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया दूध और मीट के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। साथ में अफ्रीका का एक देश, दक्षिण अफ्रीका, इसमें जो मैदान है उन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जो मैदान, वो वेल्ड के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा देश है, वहां के मैदान कैंटरबरी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा ब्राजील,
ब्राजील का मैदान कैंपोस, और सबसे लास्ट हंगरी का मैदान पुस्टाज। तो ये सारे हमने घास के मैदान देखे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इस घास के मैदान में अलग अलग प्रकार की फसल भी उगाई जाती है। तो हमने देखा उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, ब्राजील में कैंपोज और हंगरी में पुस्टाज। इस नाम से इन घास के मैदानों को जाना जाता है। तो ये घास के मैदान विश्व में खाद्यान्न उत्पादन के लिए, साथ में दूध उत्पादन के लिए, पशुपालन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो ज्यादातर विश्व का खाद्यान्न इन्हीं घास के मैदान में होता है। तो ये हमारा घास तंत्र, और भारत के क्षेत्र में हमने देखा ही, एक तो गंगा यमुना का जो मैदान है उस क्षेत्र में, साथ में दक्षिण भारत में कावेरी जो नदी है उसके पास, साथ में उत्तर पूर्वी भारत ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में आपको मैदान वाले क्षेत्र मिलते हैं, और यहीं पर भारत का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन और जाता है। तो ये हमारा घास तंत्र। घास तंत्र के बाद अगला जो पारिस्थितिकी तंत्र आता है, जिसमें कहीं ना कहीं जीवों और वनस्पति को आगे बढ़ाने की ताकत तो है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है थोड़ी सी मुश्किल भी है। तापमान काफी ज्यादा होता है, और ये क्षेत्र है मरुस्थलीय। तो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा गर्म होता है, मरुस्थल। और मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं। और मरुस्थल की परिभाषा की बात करें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा, मतलब साल में जो वर्षा है वो अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो उस क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। साल में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो वो क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाता है। और ये दो तरीके हो सकता है, एक गर्म मरुस्थल, दूसरा ठंडा। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अरावली पर्वत, और इस अरावली पर्वत के पश्चिम में थार मरुस्थल, जिसका विकास राजस्थान, गुजरात, पंजाब इस क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो यहां पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से इस मरुस्थल का विकास हुआ है। दूसरी तरफ ठंडा मरुस्थल भारत में लद्दाख, भारत का एक यूनियन टेरिटरी, वहां पर ठंडा मरुस्थल है। वहां पर तापमान काफी कम रहता है, इस वजह से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे ही पूरी दुनिया में हमें मरुस्थल दिखाई देते हैं, और
एक कॉमन चीज दिखाई देती है कि ज्यादातर जो मरुस्थल हैं पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं 15 से 35 डिग्री, 15 से 35 डिग्री के अक्षांश में इस पश्चिमी क्षेत्र में है। ये एक कॉमन चीज मिलती है कि दुनिया के ज्यादातर वनस्थल 15 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। और उसका कारण क्या है? पहली बात, इस अक्षांश के बीच पूर्वी पवन का प्रभाव होता है। और पूर्वी पवन है मतलब बरसात करेगी पूर्वी तट से। जब तक पश्चिमी तट तक आती है तब तक बादलों के पास पानी की कमी हो जाती है, इसलिए बारिश कम होती है। और इस क्षेत्र में गर्मियों के समय बारिश होती है, जैसे भारत में मानसून आता है, तो गर्मियों के समय वर्षा इनके यहाँ कम होती है। और सर्दियों में वर्षा होती ही नहीं, क्योंकि हवा नीचे की तरफ आती है। वर्षा होने के लिए हवा का ऊपर जाना जरूरी है। सर्दियों में इनके नीचे वाली परत पर ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा होने की वजह से उच्च दाब बनता है, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर में कभी भी बारिश नहीं होती, लो प्रेशर में बारिश होती है। तो ये लो प्रेशर ही हवा को ऊपर ले जाता है। और ये अलग अलग देश में हमें दिखते हैं, जैसे अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक मरुस्थल हमें दिखता है जिसका नाम है मोजेव। इसका विकास भी ऐसे ही हुआ है। अगला दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है, वहां पर एक मरुस्थल हमें दिखता है जिसका नाम है अटकामा। और इन मरुस्थल के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि अटकामा मरुस्थल किस देश में है। ऐसे ही अफ्रीका में दो मरुस्थल काफी फेमस हैं। एक है सहारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा के रूप में आपको दिखाई देता है। एक और मरुस्थल जो अफ्रीका में ही है वो है कालाहारी। ये मरुस्थल में बहुत सारी चीजें, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरा, वो भी हमें देखने को मिलता है। बात करें एशिया की, तो एशिया में अरब, जो सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, इस क्षेत्र में एशिया में अरब मरुस्थल पाया जाता है। और इस अरब मरुस्थल का विकास हुआ है कहीं ना कहीं अफ्रीका के सहारा से। और इस अरब मरुस्थल का एक हिस्सा भारत में थार मरुस्थल, तो भारत में थार मरुस्थल कहीं ना कहीं इसी का प्रसार है। इसके अलावा चीन और मंगोलिया, इन दोनों के बॉर्डर पर एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है गोबी। तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में
ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ऐसे दुनिया के ज्यादातर मरुस्थल 15 से 35 डिग्री के बीच महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन प्री में तो पूछा ही जाता है, साथ में मेंस में भी पूछा जा सकता है कि भाई क्यों ज्यादातर मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में मिलते हैं किसी भी महाद्वीप के। अगला, अगर ये पृथ्वी के क्षेत्र की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 1/7 हिस्से में मरुस्थल दिखाई देते हैं। मरुस्थल वाला क्षेत्र दिखाई हुआ। यहाँ की अगर वनस्पति की बात की जाए तो पानी कम होता है, इसलिए वनस्पति का विकास काफी कम होता है। और यहाँ पर ज्यादातर झाड़ियां आपको दिखेंगी या कांटेदार वृक्ष, जैसे कैक्टस। और इन वृक्षों की खास बात, पत्तियां नहीं होती। पत्तियां इसलिए नहीं होती क्योंकि पत्तियां होंगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा और वाष्पोत्सर्जन से पानी सारा निकल जाएगा, इसलिए इस क्षेत्र में आपको पत्तियां नहीं दिखेंगी। और होंगी भी तो बहुत छोटी और नुकीली, जिससे पानी का ज्यादा वेस्टेज ना हो। और इनके पत्तियां और तने थोड़े गूदेदार होते हैं, जो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं। और उनकी जड़ें काफी मजबूत होती हैं। जड़ें मजबूत इसलिए होती है क्योंकि थोड़ा सा गहरे क्षेत्र में से पानी निकालना है, तो इसलिए यहाँ की वनस्पति की जड़ें काफी गहराई तक जाती हैं। ये यहाँ की वनस्पतियों की खास बात है। तो जड़ें काफी गहरी, जड़ें काफी गहरी होती हैं। और कुछ फेमस जो पेड़ पौधे हैं जैसे बबूल, नागफनी, कैक्टस हमने देखा ही, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे पादप मरुस्थलीय पाइतंत्र में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ के जो जंतु होते हैं उनका भी विकास हमें दिखाई देता है। और जंतुओं की भी कुछ खास बातें होती हैं कि जो जंतु यहाँ के विकसित हैं, जैसे कुछ जंतुओं की बात करें तो ऊंट, जिसे यहाँ का जहाज कहा जाता है। क्योंकि गर्मी दिन में ज्यादा पड़ती है, इसलिए ज्यादातर जंतु रात के टाइम या रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर में अपना काम करते हैं, रात में, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तापमान ज्यादा होता है। और तेज दौड़ने वाले जीव हैं। यहाँ पर छिपकली, सांप, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉमन है। और ज्यादातर जो जीव हैं वो लंबी टांगों वाले
ताकि गर्मी जो है वो उनकी बॉडी में ज्यादा ना लगे। और इनका शरीर थोड़ा सा ऊपर होता है, जो नीचे का क्षेत्र होता है उससे। और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। जैसे ऊंट के पास कुबड़ होता है, उस कुबड़ में वो पानी जमा कर लेता है। और ये जंतु मूत्र विसर्जन भी जब करते हैं, उसमें भी जल को संरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि गाढ़ा इनका पेशाब होता है, उसमें भी अपना पानी निकलने नहीं देते। और भारत में हमने देखा, एक तो थार मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल का एग्जाम्पल है, और माना जाता है कि थार मरुस्थल से पहले भारत के उस क्षेत्र में समुद्र हुआ करता था, और धीरे धीरे समुद्र सूखता गया और सहारा मरुस्थल, जिसका विकास अरब वाले में पहुंचा और अरब से भारत के क्षेत्र में पहुंचा। यहाँ पर कुछ फसलें काफी ज्यादा फेमस हैं मोटे अनाज के रूप में, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब यहाँ की फेमस फसल है। साथ में जौ, जो काफी पोषक तत्व देती है। कुछ वृक्ष जो काफी ज्यादा फेमस भी है, जैसे मेहंदी, छोटी छोटी पत्तियां बहुत होती हैं। साथ में और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जंगली गधा, ऊंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ की कॉमन चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। साथ में दूसरा जो हमने देखा, ठंडा मरुस्थल, उसका भी विकास यहाँ पे हुआ है। ठंडे मरुस्थल जिसका विकास भारत के लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में दिखता है। वहां के वृक्ष ओक, पाइन, काफी ज्यादा मुलायम लकड़ी वाले होते हैं। साथ में जानवर, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, वो यहाँ पे मिलेगा। साथ में जंगली याक,
जिसे लद्दाख में पूजा जाता है। ये सब आपको यहाँ पे दिखता है। तो ये हमने मरुस्थलीय पाई तंत्र के बारे में जाना कि मरुस्थलीय पाइसी तंत्र में क्या क्या चीजों का विकास होता है। अगला जो लास्ट पाई तंत्र जो स्थल में हमारा बचता है वो है टुंड्रा, जो ध्रुव के पास में मिलता है। टुंड्रा नाम से ही लग रहा है ठंडा क्षेत्र होगा। यहाँ पर बहुत कम जंतु और वनस्पति का विकास होता है क्योंकि बहुत ठंडा क्षेत्र है। और इस टुंड्रा क्षेत्र में 8 महीने बर्फ जमी रहती है, लगभग 8 महीने बर्फ ही बर्फ। बस एक तो ऊंचाई काफी ज्यादा है, साथ में यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए टुंड्रा का मतलब बंजर भूमि, ऐसी भूमि जो काफी बंजर है। बंजर भूमि के नाम से ही टुंड्रा को जाना जाता है। और यहाँ की एक और खास बात, यहाँ पर जो बर्फ जमी होती है उसी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। ज्यादा टाइम तक किसी क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है उसी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। इस वर्ड के बारे में पूछा गया था कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, तो 2 साल से ज्यादा तक किसी क्षेत्र में बर्फ का जमना ही परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। और ये आपको आर्कटिक और अल्पाइन, आर्कटिक एक सी है, आर्कटिक टुंड्रा प्लस अल्पाइन जो वहां के वृक्ष मिलते हैं उसके वास्ते है, इसके आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन। और यहाँ पर बारिश काफी कम होती है और जीवों को और वनस्पति को 50 दिन मिलते हैं कि अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको बना सके। उसको बनाने के लिए तो 50 दिन के अंदर वनस्पति को अपना विकास करना होता है, उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिलता। और जंतु भी ज्यादातर टाइम हाइबरनेशन में रहते हैं। हाइबरनेशन मतलब थोड़ा सा नींद टाइप का, क्योंकि ठंडा एरिया काफी ज्यादा है। यहाँ पर पादपों में कुछ झाड़ियां बस पाई जाती है, जैसे बियर बेरी, ये एक झाड़ी है। साथ में आर्कटिक दलदल, जब पानी थोड़ा सा दिखता है तापमान बढ़ने से तब पास्क्यू फूल, यही वनस्पतियां मिलती। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं के ऊपर काफी मोटी खाल होती है जिसमें वसा काफी ज्यादा है। इनकी पूंछ एवं कान छोटे, जिससे कि तापमान बाहर ना निकले।
उदाहरण ध्रुवीय भालू, वो यहाँ पे दिखेगा। कस्तूरी बैल भारत के लद्दाख में भी दिखता है। आर्कटिक लोमड़ी, ये यहाँ की कुछ जंतु हैं जिनका विकास दिखाई देता है। तो ये हमने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जान लिया। अगली जो क्लास में हम पढ़ेंगे जलीय पारितंत्र। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कल से हमारा जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में हमने वन तंत्र देखा, साथ में घास तंत्र देखा, फिर मरुस्थल, फिर उसके बाद हम लोग टुंड्रा, इस पारितंत्र पे भी आए। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।